ओके छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को ख़त्म करने के बाद आज नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, लिखा हुआ अपने बाप का। ये सेंटेंस कभी भूलिएगा मत। कान से देख करके तुरंत 20 मिनट बाद चीज़ गायब हो जाती है और लिखा हुआ हमेशा आपके पास रहता है और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है और बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे क्वालिटी और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी एंड यू वांट टू फाइंड इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इतना ज़बरदस्त डिवोशन पूरे लाइफ को बॉटनी के लिए। और आप ज़रा देखिए किस तरह के पॉइंट निकाले जाते हैं और कैसे बताया जाता है, वो ज़रा देखिए। आज आप बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे भी जो है हर हालत में सवाल 2 या 3 आते ही आते हैं, ठीक है। कोई भी एंजियोस्पर्म का प्लांट हो, उसके अंदर 2 तरह की चीज़ होती है। प्राइमरी बॉडी, जिसमें आपका रूट और स्टेम और लीफ जो आपके एम्ब्रियो के जर्मिनेशन से बनता है सीड के, वो प्राइमरी बॉडी है। और ये एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। और अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे तो सेकेंडरी बॉडी बनाती है। आपके एनसीईआरटी में 2024 के सिलेबस में जो है नीट के काफ़ी कटअप हो गया, अपडेट हो गया है। तो हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट किताब से आपकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसी के अनुसार आपके मटेरियल को हमने इसमें सेट किया हुआ है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन इवन देन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके सामने कोई भी एंजियोस्पर्म का प्लांट आप उठाते हो तो उसमें रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। तो यहाँ एनाटॉमी में आज आपको रूट भी बतानी है, स्टेम भी बताना है, लीफ भी बताना है। डाइकॉट का है कि मोनोकॉट का है, लीफ में और स्टेम में क्या अंतर है, रूट में अंतर क्या अंतर है। तो काफ़ी टिपिकल जो है टेक्निकल टर्म्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने दिमाग को तेज़ करके अंडरस्टैंड करते हुए आप फोकस पॉइंट पर गौर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये छठा चैप्टर है। और सबसे पहले जो है एनाटॉमी है क्या। कभी भी आप डिटेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक किसी का स्टडी करें, एनाटॉमी ऑफ लीफ या स्टेम या रूट, तो आपको सेक्शन काट के पता चलता है। और टैक्सोनॉमी में आप फ्लावर पकड़ते थे, स्टेम को देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो यहाँ पर आपका माइक्रोस्कोपिक जो है स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर सिटिंग इन द बॉटनिकल लैब and taking up so many things while you are studying the anatomy of root, stem and leaf. Okay, so now you see the study of internal structure. ये आपको बात याद रखनी, इंटरनल स्ट्रक्चर की। बाहर से जो है इन्वायरमेंट की तरफ होता है वो आपका आउटर सरफेस होती है, अंदर जो है वो आपका एनाटॉमिकल फीचर होते हैं। स्टेम के अलग, लीफ के अलग और रूट के अलग होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पत्ती को आराम से मोड़ लेते हैं, लेकिन तने को आप इतना टिक से नहीं मोड़ सकते। और रूट जो है उखाड़े नहीं उखड़ती है, बहुत ही हार्ड घुसी हुई होती है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो कह रहा हूँ क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की आपको बात करनी है और उसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए पत्ती भी अलग काम करती है, रूट भी अलग काम करती है, स्टेम भी अलग करता है। एंड इवन देन व्हेन यू सी द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, फंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स, फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सो ऑन। तो वो अलग अलग फंक्शन आपके होते हैं एंड ऑल द सेल्स आर प्ले। और आपको पता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और ओरिजिन होता है आपका सेल, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, उसे आप टिश्यू कहते हो। और फिर ऑर्गेनाइजेशन करके टिश्यू को आप टिश्यू सिस्टम बनाते हो। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ, जरा देखिए। प्लांट एनाटॉमी को किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका आउटर स्केलेटन ज़रूर बना लीजिए, ताकि आप उसे कंट्रोल कर सकें। स्टार्टिंग में क्या है, एंड में क्या है, हेडिंग कितने हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में उठाया गया है एग्जाम में, नीट में, और वो कहाँ का है, लोकेशन क्या है, तभी आप जो ऑप्शन करेक्ट चुन पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू जस्ट फोकस योर माइंड इन द चैप्टर ऑफ दिस 5 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आई हैव ड्रॉन ए स्केलेटन। और जरा वो गौर से देखिए, प्लांट एनाटॉमी आपके किताब में जो है 2 मेन हेडलाइन दिए हुए हैं। टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है और एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट का दिया हुआ है। नाउ यू सी इन केस ऑफ टिश्यू सिस्टम में आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। ये देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको शॉर्ट में आप ईटीएस कह देते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा वाला जो है वो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ग्राउंड, इसमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू को और ईटीएस को छोड़ करके बाकी जितना भी अंदर का सेल होते हैं वो आपके फॉर्म करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी एपिडर्मिस को छोड़ करके, वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस वगैरह जितने भी हैं, दे ऑल फॉर्म ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में जीटीएस कह सकते हैं। तीसरा वाला है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आपको पता है कि वेस्कुलर जो ट्रैकियोफाइटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज मेनली यूज फॉर आपके जाइलम एंड फ्लोएम के लिए। ठीक है, तो वेस्कुलर मंडल में आपके सिस्टम में दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वो कैसा उनका अरेंजमेंट होता है, कितनी तरह के फ्लोएम होते हैं, कितनी तरह के जाइलम होते हैं, तो ये सारी स्टडी जो है आप किस में करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, जिसे आप वीटीएस कह सकते हैं। वंस अगेन रिपीटिंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ईटीएस 1, जीटीएस 2 और वीटीएस 3। यानी टिश्यू सिस्टम जो है वो आपके एनसीईआरटी में 3 तरह का है, और तीनों से बहुत ही खतरनाक सवाल आते हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। एनाटॉमी ऑफ द डाई, ये दूसरा हेडिंग है मेन। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के बारे में बात। इसके टोटल ध्यान रखिएगा 6 हेडिंग है, कभी गलती ना करिएगा, किसी को भी छोटा मत समझिए। यू विल हैव टू सिस्टमेटिकली गो थ्रू ऑल द हेडलाइन, सबको कागज पढ़िए, अंडरलाइन करिए और समझिए। और हमने आपके सामने बिल्कुल एक्सट्रैक्ट निकाल कर रख दिया है, जरा देखिए। डाइकोटिलेडन रूट होगी और उसी के साथ मोनोकोटिलेडन रूट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप फोकस पॉइंट याद रखोगे। फिर कहता है डाइकोटिलेडन स्टेम और मोनोकोटिलेडन स्टेम, इन दोनों में भी आपको जो है इनके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में ध्यान रखना होगा कि ये क्या डिफरेंस क्या है इसके अंदर। और लास्ट में आपको आप क्या है, डाइकोटिलेडन लीफ आपने देखा होगा, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है। ठीक है, यानी ऊपर के सरफेस और नीचे की सरफेस। और गेहूं की, बाजरे की, गन्ने की पत्ती जो होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होकर के खड़ी रहती है। तो जब हम उसका कोई सरफेस नहीं बता पाते हैं तो ऐसी पत्ती को हम आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं। Dorsiventral leaf characteristic feature of the dicots and isobilateral leaf is the characteristic of monocot leaf। और इससे जो दोनों की एनाटॉमी में भी डिफरेंस आ जाता है, वो आपको एक एक करके बताएंगे। ओके, रिगार्डिंग टिश्यू सिस्टम में जब हमने आपसे बात की थी तो उसमें 3 सिस्टम है। तो हम आपका पहला वाला जो है एपिडर्मल टिश्यू लेके आ रहे हैं, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं ईटीएस। ठीक, पहला सवाल, ईटीएस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके अंदर कंपोनेंट क्या है और वो क्या क्या करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है ये ईटीएस है। हमने एक एक पॉइंट को चुन करके बहुत ही ब्रीफ में इंफॉर्मेशन बना करके आपके सामने पेश किया है, और ज़रूर आप आनंद लेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जब हम ये कहते हैं होल प्लांट बॉडी कह देते हैं, आपके हाथ में पत्ती आ जाए, स्टेम आ जाए, ठीक है, फ्रूट आ जाए, कोई भी आपका स्ट्रक्चर फ्लावर आ जाए, तो कहीं भी जो है अगर सरफेस है तो आउटर सरफेस जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगी। एंड दैट इज वाई क्या है, होल प्लांट बॉडी, जिसमें आपके तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, रूट भी, स्टेम भी और लीफ भी आ जाता है। नाउ लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ईटीएस से। अब इन पॉइंट पे आपको बहुत, इसी में आपके नीट के सवाल बहुत सारे छिपे हुए हैं, एक एक करके आपको मार्क करेंगे। देखिए, कंप्राइज, पहला सवाल यह है ईटीएस के अंदर कितने कंपोनेंट हैं। तो याद रखिए इसमें भी आपके 3 कंपोनेंट हैं। देखिए, पहला क्या है, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, स्टोमेटा है। ठीक, तीसरा क्या है, एपिडर्मल अपेंडेजेज। आपने देखा होगा स्टेम में कांटे होते हैं तो आप उनको हाथ नहीं लगा पाते हो। ठीक है, और स्टोमेटा कभी कभी आपको रोए भी दिखाई देते हैं, ओपनिंग होती है। ठीक है, और एपिडर्मल सेल्स, आउटर मोस्ट जो है वो आपका एपिडर्मल सेल्स हैं, और फिर इसके बीच में जो ओपनिंग पोर है वो आप स्टोमेटा हैं, और उनके ऊपर उठे हुए उभार अपेंडेज जो है आउटर ग्रोथ, उन्हें आप ट्राइकोन या हेयर कहते हैं। यानी इसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट हैं। अब हम स्टडी करते हैं एपिडर्मिस। हाउ टू डिफाइन एपिडर्मिस, देखिए, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। रिमेंबर, सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें बार्क बनती है, तो एपिडर्मिस जो है डिजेनरेट हो जाती है, टूट जाती है, डिकम्प होती है। यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस प्राइमरी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है, ये आपको याद रखना है। अब आता है क्या, किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, यानी मैं आपका यहाँ बना के दिखाऊँ, ये देखिए इस तरह का, ये देखिए ये सेल है, एपिडर्मिस के सेल हैं। ठीक, इनके अंदर देखिए क्या है, इलोंगेटेड है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ये भी आपका सेल है, ये भी आपका सेल है, एंड नोवेयर यू सी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है।
ठीक। ये बैरल शेप सेल जो देख रहे हो यहाँ पर, ये अलग अलग शेप के भी होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, बहुत ही पास होते हैं, क्योंकि इसको बाहर वाले सरफेस से बचाना होता है। ठीक है। अरेंज सेल एज ए कंटिन्यूस लेयर होते हैं, नॉट इट इज कंटिन्यूस। ठीक, ये कंटिन्यूस लेयर होते हैं। ठीक, और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। राइट है। याद रखिए, यूजुअली जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है, ये सिंगल लेड होता था। ये तो सवाल इतना खतरनाक नहीं है आपके लिए, बट रिमेंबर आपकी एनसीईआरटी में जरा सा बता दिया मे बी मल्टी सेलर। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जब आपका पेपर सेट करता है तो चॉइस देता है, कहीं पर करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो मैचिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पर ये सवाल आपका नीट का सवाल जा रहा है, ये देखिए। ठीक, कभी कभी क्या होता है, यूजुअली जो है आपका जो यहाँ पर देखेंगे आप कि सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर है, और कभी कभी क्या होगा, ये कई लेयर के होते हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, मल्टी लेयर। तो सवाल जा रहा है आपका यूजुअली सिंगल लेयर है, और मल्टी लेयर किसमें, आपके नेरियम में है, पेपरोमिया में है, और फाइकस में। याद रखिए, बरगद की पत्ती में और नेरियम कनेर की पत्ती में खास सवाल आपसे उठाया जाता है, वो यही है, इसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। एनाटॉमी आप काटोगे तो सिंगल लेयर नहीं होगी। तो ये आपका नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अनदर सवाल, जितने भी आपके एपिडर्मल टिश्यू के सेल हैं वो सारे के सारे पैरेन्काइमेटस सेल। याद रखिए, पैरेन्काइमा इज द मदर टिश्यू ऑफ द होल प्लांट किंगडम। सबसे पहले यही आए थे। ठीक है, ये देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, और लार्ज इसके अंदर वैक्यूल होगा। ठीक है। और अगला पॉइंट देख, एपिडर्मल सेल आर कवर्ड बाय, कभी भी आप देखें स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। अक्सर हम पूछा करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। रिमेंबर, एपिडर्मिस इज ए सेलुलर लेयर वाइल क्यूटिकल इज ए नॉन सेलुलर लेयर होती है, जो कि एपिडर्मिस के सिक्रीशन से ही बनती है। क्यूटिन जो होती है, ठीक है, वो सिक्रीट करके एपिडर्मिस के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए जो है वो आपकी क्यूटिकल कहती है। ठीक है। थिक क्यूटिकल लेयर जो होती है वो इसमें जीरोफिटिक प्लांट में तो बहुत ही क्लियर होती है, और इसका मेन काम है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन। ठीक है। देखिए, ये भी आपका नीट के लिए सवाल है। एपिडर्मल सेल जो है आपके क्या है, कवर्ड बाय नॉन सेलुलर, ठीक, वैक्सी लेयर। ये देखिए, क्यूटिन क्या है, वैक्सी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, और क्या फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग व्हाट, ट्रांसपायरेशन। तो बहुत सारे सवाल इस जगह मैंने आपको बताए हैं। मल्टी लेयर एपिडर्मिस याद रखिएगा, 3 कंपोनेंट याद रखिएगा। ठीक है। और आप आगे वाले पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट। ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताए थे। वो ये था मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस किसमें है, और क्यूटिकल जो होती है वो नॉन सेलुलर लेयर होती है। ठीक है। अब दूसरा वाला कंपोनेंट एपिडर्मिस के बाद आपका वो आ रहा है स्टोमेटा। याद रखिए, स्टोमेटा जो है आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माउथ। ठीक है। जूलॉजी में आपने देखा नेथोस्टोमेटा। ठीक है। और आपका इस तरह से स्टोमा, मुंह का मतलब है स्टोमेटा। माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं, ये दे आर द ओपनिंग। ठीक है। तो आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक पोर होती है, ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स में, स्टेम में। ठीक है। बार्क के ऊपर भी होते हैं, तो वो लेंटिसल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल। ठीक, ये तो माइक्रोस्कोपिक पोर हो गया। फंक्शन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद रखिए, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका मूवमेंट शो करता है। हेडिंग है स्टोमेटल मूवमेंट, यानी इसका खुलना और बंद होना, यानी क्लोज्ड एंड ओपनिंग स्टोमेटा। ये जो है बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। स्टोमेटा क्यों खुलता है, क्यों बंद होता है, वो टॉपिक आपका ट्रांसपायरेशन का है। इसलिए ये जो फंक्शन इसका मेन जो है वो रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। याद रखिए, जब पोर खुला हुआ है तब आपका आराम से वाटर लॉस हो सकता है, जब पोर बंद है तो आपका वाटर का लॉस नहीं होगा, यानी ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वो याद रखने का ये पॉइंट है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी से होता है। आपको पता है दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए वहाँ पर आपका गैसों का एक्सचेंज भी होना बहुत ज़रूरी है। O2 रेस्पिरेशन के चाहिए, CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो ये भी पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य हैं, एक है रेगुलेट करता है ट्रांसपेरेंस वाष्पोत्सर्जन को रोकता है, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इसके ऊपर भी नीट के ऊपर बहुत सवाल आपका आता है, और ध्यान से सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। हमने आपको बताया था अभी कि ये इसमें ओपनिंग, ये देखिए ओपनिंग पोर है, स्टोमेटल पोर है ये। तो डाइकोट के और मोनोकाट के स्टोमेटा में एनाटॉमिकल डिफरेंस है, वो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, और इसका एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की। फिर देखिए, रिमेंबर गार्ड ठीक सेल, बीन शेप गार्ड सेल आपके डाइकोट के स्टोमेटा में पाए जाते हैं। ठीक है। स्टोमेटल एपरेटस में तीन चीज़ें यहाँ पर चित्र में हम दिखा रहे हैं आपको। नंबर एक क्या, आपका पोर होना चाहिए, दूसरा क्या है गार्ड सेल होना चाहिए, और तीसरा क्या है सब्सिडरी सेल। यानी पोर इटसेल्फ इज फॉर्म्ड बाय द टू गार्ड सेल विच आर बीन शेप्ड इन डाइकोट, ओके, एंड गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल, ओके। एपिडर्मल सेल स्पेशली अराउंड द गार्ड सेल के चारों ओर जो लगे होते हैं, और वो भी बहुत ही टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होता है, आइसोटाइप वगैरह, पैराटाइप वगैरह, तो हम बात की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आपका स्टोमेटल पोर, आपका ये डायग्राम जा रहा है। गार्ड सेल आपके दो हैं, उधर भी गार्ड सेल दो हैं, और सब्सिडरी सेल इसके चारों ओर जो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और प्लस एपिडर्मल सेल। यानी एपिडर्मिस जो है बीच बीच में जो है डिसकंटिन्यूस हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपनिंग गार्ड सेल। ठीक है। आपने देखा नॉर्मली जो सरफेस होते हैं कभी कभी बहुत अंदर होते हैं, तो संकन स्टोमेटा जो है वो जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। और यहाँ आप डायग्राम आपका हो गया। नाउ लेट अस सी ईच स्टोमा कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड गार्ड सेल दैट एनक्लोज स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर को बंद करते हैं, खोलते हैं, उनको हम कहते हैं गार्ड। गार्ड सेल का मतलब ही है कभी खोलना और बंद करना। ठीक है। द गार्ड सेल, ठीक। और ये डंबल शेप होता है। ये सवाल और ये डायग्राम जो है नीट में बहुत बार आ चुका है, ये याद रखिए। और ये डायग्राम बना करके ये पूछा जाता है, इट इज आस्क्ड दैट विच ऑफ द पर्टिकुलर लेबलिंग इज व्हाट, और लेबलिंग करके बताएगा वो कि इसमें एक्स वाला कौन है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो किसी को भी मार्क कर देते हैं तो पूछते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल अच्छी तरह से स्टडी नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे सवाल करना। ठीक है। कई बार ये सवाल आपके आ चुका है। दूसरा सवाल ये देखिए, इसमें तो आपके बीन शेप्ड हो जाते हैं, और इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट भी दिए हुए हैं। अंदर वाली जो वाल है वो आप साफ देखिए वो थिक है, आउटर वाली थिन होती थी। ये भी मैचिंग में करेक्ट इनकरेक्ट में कई बार सवाल आया, आउटर थिक या इनर थिन। याद रखिए टुवर्ड्स द पोर इट इज़ वेरी थिक एंड अवे फ्रॉम द पोर इट इज़ वेरी थिन। दिस इज द थिक वाल विच कम टुगेदर क्लोज एंड क्लोजेज, और जब दूर होगी तो स्टोमेटा अपन खुल जाएंगे। ठीक है। इधर देखिए मोनोकाट का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नीट का सवाल जा रहा है, डंबल शेप गार्ड सेल। ये पॉइंट आपको आता ही आता है। ठीक है। ये देखिए डंबल सेल होते हैं, इसके बीच में आपके स्टोमेटल पोर है, और ये आपके दो आपके गार्ड सेल है, और बाद में आपके सब्सिडरी सेल। तो ये आपके दो आपके गार्ड सेल हैं डंबल शेप वाले, और ये आपका सब्सिडरी सेल। ठीक है। कहाँ पर, मोनो। तो याद रखिए डंबल शेप गार्ड सेल्स आर फाउंड इन मोनोकाट, bean shaped chloroplasts are found in dicot. Once again repeating the point for you, each stoma, ठीक है, composed of two bean shaped guard cell and that enclose stomatal pore in dicot, and ठीक इन grasses जो है ये कैसे हैं, वो आपका यहाँ पर क्या है बीन शेप्ड हो गया, आपका ये सवाल आपका यार नीट में। और डंबल शेप जो है वो आपका कहाँ पर है, मोनोकाट में। ओके। नाउ अभी मैंने आपको सारे पॉइंट बताए थे, वो एक तरफ से बिल्कुल क्लियर क्लैरिफाई किए। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, ये सवाल आया है कई बार, वो क्या है, थिन। कभी गलती ना करिएगा। देखिए आउटर वॉल इसकी कैसी होती है, थिन होती है। इसमें भी क्या थिन है, अंदर वाली क्या है, थिक है। ये याद रखना है। आउटर वॉल ऑफ, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, लेकिन ध्यान दीजिए, गार्ड सेल की अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर थिन
एंड इनर वॉल जो है ये आप याद रखिए, ये भी पॉइंट आपका जा रहा है और ये भी पॉइंट आप जा रहा है, वो क्या है, हाईली थिकेंड होती है, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर की तरफ। तो ये भी आपका सवाल जा रहा है, दो, एक थिन और हाईली थिकेंड। गार्ड सेल जो है पोजेस क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है, राइट है, और ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इफ द क्वेश्चन इज आज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, आपका आंसर होगा क्लोजिंग या ओपनिंग स्टोमेटा करता है, जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन चेक होता है। अगर बंद होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और अगर खुले हैं तो ओपनिंग हो जाती है, उससे फिर आपका पानी का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट देखिए, सब्सिडरी सेल। इसमें क्या है, ये भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, अराउंड द गार्ड सेल के चारों ओर लगे होते हैं और दे आर डिफरेंट। किस बात में, एनसीईआरटी में आपका मेंशन है, शेप अलग अलग होती है, साइज भी इनका अलग अलग होता है। तो कई तरह का क्लासिफिकेशन स्टोमेटा हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ये मिलता है। इसलिए टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी स्टोमेटा, याद रखिएगा, गार्ड सेल नहीं है, स्टोमेटल पोर नहीं है, और उसके साथ साथ आंसर क्या है, सब्सिडरी सेल, यानी प्रेजेंस ऑफ सब्सिडरी सेल आइदर 2 और 3 और मोर देन 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पॉइंट आ रहा है आखिर में, स्टोमेटल एपरेटस क्या है। याद रखिए, स्टोमेटल एपरेटस में आपके 3 कंपोनेंट हैं। हमने इसको बना दिया, आपका फ्लो चार्ट बना दिया है। स्टोमेटल एपरेटस के अंदर 3 कंपोनेंट, पहला वाला क्या है, स्टोमेटल एपर्चर है, ये देखिए, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा देखिए क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। याद रखिएगा, स्टोमेटल एपर्चर तो एक है और गार्ड सेल 2 हैं, और सब्सिडरी सेल जो है 2 से ज़्यादा भी होते हैं और 2 भी होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, पैरासाइटिक, ठीक है, वगैरह टर्म होते हैं टैक्सोनॉमिकल। तो याद रखिए, तीसरा कंपोनेंट है ये है। बहुत चालाकी का सवाल है, एक है स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल आपके 2 है, मे बी बीन शेप, मे बी डम्बल सेल, और सब्सिडरी सेल नंबर वेरीज इन शेप एंड साइज, ओके। इसके बाद जो है अगला वाला तीसरा कंपोनेंट जो कि मैंने आपको चार्ट में बताया था, वो था अपेंडेजेस, ठीक है। आपने उसमें देखिए कितना है, नंबर 1 स्टोमेटा पोर हो गया, ये होता है। अब आ रहा है आपके स्टोमेटल एपर्चर के बाद आपके अपेंडेजेस, यानी एपिडर्मिस टिश्यू के ऊपर जो है रूट हेयर, याद रखिए, रूट में होगा। और ये क्या होते हैं, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लियर, और ट्राइकोब्लास्ट सेल से इनका ओरिजिन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट हेयर के बगैर प्लांट जो है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। दीज आर द स्पेशल ट्यूबुलर सेल विच पेनिट्रेट इन द सॉइल में अंदर घुस करके, और 2 काम करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का। इसलिए इसका डेफिनेशन यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लियर और ट्यूबुलर एपिडर्मल सेल होते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ठीक। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेमेर में क्या अंतर है, तो भाई साहब देखिए, वो यूनिसेलुलर है, ये स्टेमेर देखिए, ये जो है मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ठीक, और मे भी अनब्रांच हो सकते हैं, और सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हार्ड भी हो सकते हैं। कहाँ पर, स्पेशली शूट सिस्टम में, और वो कहाँ पर रूट है, रूट सिस्टम में, ठीक है। और इनका क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मे भी सिक्रीटन भी कर देते हैं, हेल्प इन, देखिए, प्रिवेंट द लॉस ड्यू टू ट्रांसफर, और ट्रांसपरेशन के पानी के लॉस को भी ये रोकते हैं। तो बहुत ही साफ शब्दों में आपके सामने आ चुका है कि मैंने आपको एपिडर्मल सिस्टम के बारे में आज डिटेल में बताया है। आपके टिश्यू सिस्टम आपके 3 तरह के थे, ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस। उसके बाद एनाटॉमी सेकंड पार्ट था, उसमें आपके डाइकोट के रूट, मोनोकॉट के रूट, और डाइकोट का स्टेम और मोनोकॉट का स्टेम, और लास्ट में डाइकोटन लीफ और आपके मोनोकॉट की लीफ। तो वी हैव स्टडीड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और समराइज कर लीजिए, कभी भी भूलिएगा नहीं, आपका सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, ठीक है, और मल्टी लेयर्ड किस्में नेरियम में और फाइकस में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। और बड़े आराम से अगर आपको याद रखिएगा कि इसी के अंदर जो 3 कंपोनेंट आपको बताए थे, वो मैंने बताया था, एपिडर्मल सेल और स्टोमेटा, और एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपके 2 हैं, रूट हेयर और स्टेम हेयर, ओके। वो भी आपको पॉइंट आपको याद रखना है। मल्टी लेयर एपिडर्मिस, वो भी आपको याद रखना है। स्टोमेटा का एपरेटस क्या होता है, इसमें मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी शेप या बीन शेप गार्ड सेल और डंबल शेप गार्ड सेल, किसमें? मोनोकाट में और ये डाइकोट में। ओके, उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगला हम लेके आएंगे आपके सामने आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थैंक यू।